हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक गतिशीलता, पॉलिटिकल डायनामिक, राजनीतिक दलों का गठन गठन एवं मान्यता से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर एंड एफिलिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित सभी क्वेश्चनों को जो है एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दी गई कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला सूची है राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे में भारत में संबंधित राजनीतिक दलों के नामों से संबंधित है। तो इसे देख लेते हैं। पहला है अहस्तक्षेप की नीति वाला। ठीक है, तो अहस्तक्षेप की नीति वाला जो है स्वतंत्र दल से संबंधित हो जाएगा। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का संबंध प्रजा समाजवादी दल से हो जाएगा। और तीसरा है आपका अतिवादी समाजवादी, तो अतिवादी समाजवादी का संबंध संयुक्त समाजवादी दल से हो जाएगा। और चौथा है आपका वैज्ञानिक समाजवाद का संबंध साम्यवादी दल से हो जाएगा। यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अहस्तक्षेप की नीति वाला स्वतंत्र दल हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद प्रजा समाजवादी दल हो जाएगा, अतिवादी समाजवादी जो है संयुक्त समाजवादी दल से संबंधित हो जाएगा और वैज्ञानिक समाजवाद जो है साम्यवादी दल से संबंधित हो जाएगा। अगला हमारा नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी कथन है इसका, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। और कारण है इसका, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर क्या है, असत्य है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित नहीं किया है। ठीक है, इसलिए जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ए सत्य है पर क्या है, आर असत्य है, क्योंकि आमतौर पर जो निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है और चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले जो राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए जो आदर्श आचार संहिता का पालन करें। और आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए नियमों का एक समूह होता है जो कि राजनीतिक दल की सहमति से उन पर लागू किया जाता है तथा सभी दलों से उन नियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। यानी 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया था, पहली बार 1962 में। और इसके बाद 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों में इनके अनुपालन करने को कहे और तब से यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू है। अगला हमारा, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो केरल में प्रथम साम्यवादी जो राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 5 अप्रैल 1957 को अवसान 31 जुलाई 1962 को हुआ था और इस सरकार में मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है। कम से कम 4 राज्यों में जो है वह मान्यता प्राप्त है, तभी वह जो है राज्य स्तर का दल कहलाता है। आप देख सकते हैं किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, पहली है लोकसभा अथवा विधानसभा में आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, उन आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल मतों का जो है 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता हो। और अगला है, यदि दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तब ये सदस्य जो है 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हो। और तीसरा है, यदि दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन।
भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। कथन और कारण दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। पहले में बोल रहा है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, परमानेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो नहीं है, और भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं बोल रहा है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपस में मैच नहीं करता है, इसलिए सही नहीं है। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी दल को मान्यता अपने कुछ नियम और शर्तों के आधार पर दे। और भारत में दलों के कई स्तर होते हैं, जैसे राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल एवं मान्यता विहीन दल, और इसके कारण दलों की संख्या बहुत अधिक है। और इसमें से जो दल अपने हिसाब से नियम में नहीं बैठते उन्हें वहाँ से हटाकर नीचे कर दिया जाता है। इसमें कथन और कारण दोनों क्या हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो नहीं है वो है तेलुगु देशम पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी। तेलुगु देशम पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ये राज्य स्तरीय है। आप देख सकते हैं तेलुगु देशम राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहले हो गई आपकी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी, तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा जो है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, और छठा है तृणमूल कांग्रेस, 7th है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और 8th है आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। और नेशनल पीपल्स पार्टी को 2019 में 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में पहचान प्राप्त करने के बाद जो है इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो अकाली दल जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। बाकी कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया और CPI होगी आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं उपरोक्त में क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है अकाली दल हैं, बाकी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। उपरोक्त प्रश्न में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का उल्लेख किया गया है और तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। यदि किसी दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनावों में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है, सेकेंड स्थान प्राप्त किया हो, या फिर यदि वह दल लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 1 सीट उस राज्य से जीत जाता है तो उसे क्षेत्रीय राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो किसी राजनीतिक दल को जो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं UPPCS प्री में 2014 में और 12 में पूछा गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें आप लोग। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए जो शर्तें दी गई हैं वही हैं जो नेशनल पार्टी के लिए हैं। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 सीट प्राप्त की हो। दूसरा कारण है, यदि लोकसभा में लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य में पड़े कुल वैध मतों का 6% राज्य में कम से कम 1 लोकसभा सीट जीती हो तब भी उससे प्राप्त हो जाता है। अगला है, उस दल ने राज्य विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या फिर 3 सीटें जो भी ज़्यादा प्राप्त की हो। और फोर्थ आपका, यदि वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। यह उपबंध 2011 में जोड़ा गया है। ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उसे क्षेत्रीय पार्टी का, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी से राज्य पार्टी का और राज्य पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 60 मेंबर। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष तथा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल
अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम 1/10 अर्थात 55 या उससे अधिक सांसद होने चाहिए और संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, किंतु उस दल के सदस्यों की संख्या इतनी होनी चाहिए जो सदन की कार्यवाही को चलता रख सके, अर्थात गणपूर्ति होने से कम न हो। और गणपूर्ति के लिए जो है कोरम का जो है 1/10 भाग होना चाहिए, अर्थात कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग से कम नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो है आपको पता है बहुदलीय दल प्रणाली प्रचलित है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। दातव्य है कि जिस देश में 2 से अधिक राजनीतिक दलों का महत्व और प्रभाव होता है उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। और अगला टॉपिक है हमारा दल परिवर्तन कानून, ठीक है, लॉ ऑफ डिफेक्शन। दल परिवर्तन का कानून जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 52 को फॉलो करता है, ठीक है। इस टाइम बहुत हाईलाइट हुआ था, तो दल परिवर्तन कानून से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोकसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित करता है। तो कौन करता है अयोग्य घोषित? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य को अयोग्य जो है डिस्क्वालीफाई कौन करता है? स्पीकर। आप देख सकते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोकसभा सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें 10th शेड्यूल, ठीक है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है और इसी संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में ये जोड़ा गया था। अगला है हमारा, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज वीडियो को आराम से देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1985, ठीक है। दल बदल निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल निरोधक कानून लागू किया गया था। यह अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ और 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। पारित होना और लागू होना अंतर होता है, ठीक है, इसलिए पारित की डेट अलग है और फोर्स में कब आया? 1 मार्च 1985 को। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है? तो दल बदल से रोकने का काम किया गया है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है हमारा, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो वह है आपका 52वां संविधान संशोधन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 10th शेड्यूल, ठीक है, 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन दल बदल कानून से संबंधित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। किसी विधायक अथवा सांसद को अयोग्य करार दिया जा सकता है यदि उसने स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दी हो जिसमें वह था। तो ये तो राइट है भाई। अगला है, किसी मुद्दे पर सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर सांसद अथवा विधायक को अयोग्य घोषित किया जाएगा। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और तीसरा है, लोकसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित नहीं होगा यदि वह बाद में किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है। ये भी बिल्कुल राइट है। और डी है आपका, एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि राजनीतिक दल का विलय हो जाता है। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। राजनीतिक दल है हमारा, उसका विलय होने पर जो है सदस्यों की योग्यता जो है डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य नहीं मानी जाती है, यहाँ पे मानी जाती है लिखा है। आप इसका एक्सप्रेशन रीड कर सकते हैं। किसी सदस्य को तब तक अयोग्य नहीं किया जाएगा जब तक किसी दल का दूसरे दल में विलय हो गया हो। जब
यह विलय तभी मान्य होता है जब किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया हो। परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया है, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताया है कि वो कौन सी है। 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। आप इसका एक्सप्रेशन रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई और जिसमें 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 102 अनुच्छेद 102 और आर्टिकल 199 यानी अनुच्छेद 191 में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है? फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है जब संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना जो है फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, जब एक राजनीतिक दल का सदस्य संसद या विधानसभा में अपना दल छोड़ देता है और किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाता है तो इसे फ्लोर क्रॉसिंग या डिफेक्शन या फिर दल बदल कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में विविध प्रश्न यानी मिसलिनियस क्वेश्चंस को संबंधित एनालिसिस करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।